हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की थी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने बात किया था कि जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर इसके लिए हमने के की वैल्यू निकाली थी, तो वो आया था 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट माइनस एक्स। ये हमने आपको एक मेन फार्मूला बताया था। अब यहाँ पे टी जितने टाइम बाद हम लोगों को प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकालना है या रिएक्शन को ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं, वो है ये ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए नॉट माइनस एक्स टी टाइम के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने कल बात की थी। आज थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला ग्राफ है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो होता था वो होता था कि कंसंट्रेशन का पावर 1 और यहाँ पे के कांस्टेंट होता था। तो अगर हम रेट को आर से लिखें और ये के और कंसंट्रेशन को सी से लिखें तो यहाँ से आएगा आर प्रोपोर्शनल टू सी, यानी कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ में कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन होगा और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से, कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैंने आपको कल पिछले क्लास में भी बताया था कि ये ग्राफ आपको दे दिए जाएंगे, जैसे रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ ये किस ऑर्डर के लिए ग्राफ है, किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ये ग्राफ है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेट और कंसंट्रेशन, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए हमने कहा था कि जब हम कंसंट्रेशन और रेट का ग्राफ देखते हैं तो जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा आ रहा है तो ये जीरो ऑर्डर का होगा और इस तरीके से आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर का है। आपको पैटर्न पहचानना है कि किसका ग्राफ कैसे बनेगा। दूसरा हमारा ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम, टाइम के साथ। तो इसके लिए आपको ये कि ये रिलेशन सिर्फ ग्राफ के लिए याद रखना है कि रेट बराबर होता है कि रेट कांस्टेंट, और जिस टाइम पे आप रेट निकाल रहे हैं उस टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब ये एटी की वैल्यू है। ठीक है, तो रेट बराबर होता है के ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। यहाँ पे ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये ई एल एन जो हम नेचुरल लॉग लेते हैं तो वो ई वाला ई वहाँ से आया है, के रेट कांस्टेंट है और टी कितने बार कर रहे हैं। तो अगर हम लोग रेट की बात करें तो रेट बराबर के इंटू ए टी होता था। अब टी बराबर 0 पे जो ए टी की वैल्यू होगी वो ए नॉट के बराबर होगी, तो उस समय रेट की वैल्यू के इंटू ए नॉट हो जाएगी और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैक्सिमम रेट होगा। तो t बराबर 0 पे इस टाइम पे जो रेट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी और कितनी होगी? k इंटू ए नॉट। आप यहाँ से इस बात को समझ रहे होंगे। और जैसे जैसे टाइम पास करेगा तो AT की वैल्यू कम होगी तो रेट भी कम होगा। अब AT की वैल्यू एक्सपोनेंशियली कम हो रही है तो रेट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा। यानी कि मेन बात क्या है कि जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेट और
टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपोनेंशियली क्या होगी, टाइम के साथ डिक्रीज होगी। रेट ऑफ रिएक्शन, चूँकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है और रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो रेट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का ग्राफ खींचोगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा और इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। थर्ड टाइप का जो हमारा ग्राफ है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अभी हमने बताया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इस फार्मूले के हिसाब से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। उसके बाद फोर्थ ग्राफ की बात करें, प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, और उसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है। ये फार्मूला कहाँ से आया है बेटा, x बराबर A0 माइनस AT, यही तो था, x बराबर A0 माइनस AT, और AT के जगह पे ये वाली चीज़ हमने रख दी है, तो ये फार्मूला आ गया है। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ भी एक्सपोनेंशियली होगा, बट ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है लेकिन ये डिक्रीज़ कर रहा है और ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे, टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, और इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो ये 4 ग्राफ हो गए। अभी आपके पास 2 ग्राफ और खींचना है, वो है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का फार्मूला क्या था बेटा, हाफ लाइफ का हमने फार्मूला लिया था T1/2 बराबर 0.693/K, और इस हाफ लाइफ के फार्मूले में ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन के पावर 0 यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, और हाफ लाइफ टाइम के पावर 0 यानी टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ खींचते हैं हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसी तरीके से अगर हाफ लाइफ और टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा जरा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे 1-2 एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया है कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 8 मोलर विच चेंज टू 2 मोलर इन 40 मिनट्स, देन डिटरमाइन, और आपको इसमें डिटरमाइन करना है रेट कांस्टेंट, टी हाफ ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट। आपसे कहा गया कि ये कोई रिएक्शन है, हमने मान लिया कि रिएक्शन है A गिव्स B, और आपसे बोला है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, और क्या जानकारी दी गई है कि शुरुआत में जो A का कंसंट्रेशन है वो 8m है, तो इसका कंसंट्रेशन 0 होगा, और T बराबर 40 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन हो जाता है 2m।
तो आपसे पूछा है बेटा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। हमने आपको बताया था कि वैसे तो इस चैप्टर में फार्मूले बहुत हैं, लेकिन फार्मूला सिर्फ आपको एक ही यूज़ करना है बार बार, और वो होता था k = 2.303 अपॉन t log a0 अपॉन AT। अब जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग A0 बोलते थे, और जो आफ्टर टाइम t बचा हुआ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसको बोलते थे AT। तो अब आपके लिए आसान है, अब ये t क्या है, टाइम है, वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा हमारा काम। ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 40, और इधर हो जाएगा A0 कितना है बेटा 8, और AT कितना है 2। तो K की वैल्यू आप निकाल लोगे 2.303 अपॉन 40, और ये हो जाएगा log 4, और log 4 को आप log 2 × 2 या 2 log 4 कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 4 × 2 log 2। log 2 की वैल्यू आपको पता ही है, ये होती है 0.3010, रखोगे अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब चलो निकाल ही लेते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन आगे भी करना है। यहाँ पे रख देंगे ये, तो ये 2 से ये 2 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया K की वैल्यू। अब अगर आपको एक बार K की वैल्यू आ गया तो सेकंड रिएक्शन क्या करना है, रेट कांस्टेंट T हाफ निकालना है। तो आपको पता है कि T हाफ होता है 0.693 अपॉन K। तो सिंपल आपको क्या करना है, यही K की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, K की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा T हाफ आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में हमको क्या करना है, आपने इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन के लिए K की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी। तो जो रेट कांस्टेंट निकाला गया था अभी, वही वैल्यू पूरे रिएक्शन के लिए होगी। अब पूछ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट, तो फिर वही काम करेंगे, K बराबर 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT। K की वैल्यू आप जो निकाले हैं वो रख देंगे 2.303, T आपको दे रखा है 60, तो यहाँ 60 रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे log A0 की वैल्यू है 8, और AT आपको कैलकुलेट करना है। ये ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, इस फार्मूले में रखोगे और सॉल्व करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ज़रा उसको देखो। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन A गिव्स B इज 6.93 × 10⁻³ मिनट -1। जैसे ही आपने मिनट -1 देखा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें लीटर नहीं है तो इसका मतलब उसका पावर 0 है, और लीटर का पावर जितना होता है उसमें 1 करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाती है। 0 में 1 किया तो 1 आ गया, यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 0 है। अब 1 है, तो 1 ऑर्डर आपने डिसाइड कर लिया। अब आपसे पूछा गया है T1/3 की वैल्यू, T1/2 की वैल्यू और T3/2 की वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि ये T वैल्यू बताई जाती है वो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए बताई जाती है। जैसे मान लो हमने कहा A और ये B, शुरुआत में
इसका A0 होगा और इसका 0 होगा। अब T1/3 T1/3 का मतलब क्या हुआ बेटा कि 1/3 इसका रिएक्ट कर गया है, 1/3 रिएक्ट कर गया है, मतलब A0/3 रिएक्ट किया है। आपने लिया कितना है A0, तो बचा कितना, ये आ जाएगा 2A0/3 और यही वैल्यू होगी AT की। अब आपको इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, टाइम आपको बताया ही है, वही निकालना है आपको। तो हमारे पास फार्मूला है K = 2.303/T log A0/AT। आपको T निकालना है तो T इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2.303/K log A0/AT। ये T का फार्मूला आ गया। अब आपको T1/3 निकालना है, तो T के जगह पे क्या रख देंगे, T1/3, और जब 1/3 होगा तो AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2A0/3। बस अब ये चीज़ यहाँ उठा के रख देना है। चलो मैं एक करके तुमको दिखा देता हूँ, बाकी तुम अपना करना। देखो T1/3 ये हो जाएगा 2.303/K। अब K की वैल्यू रख लो 6.93 × 10⁻³ और यहाँ पे हो जाएगा log A0 और AT के जगह पे रखोगे 2A0/3, तो ये आएगा 2A0, 3 नीचे रहेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, A0 से A0 कट जाएगा, तो T1/2 की वैल्यू आ जाएगी 2.303/6.93 × 10⁻³ और यहाँ पे हो जाएगा log 3 - log 2। अब log 3 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप T½ भी निकाल सकते हो, और T3/2 नहीं बेटा, या 2/3 है, 2/3, ठीक है। दूसरा अब तो कर लोगे ना, एक हमने आपको करके बता दिया, दूसरा और तीसरा आप खुद से करना। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T40% इज 10 मिनट, देन कैलकुलेट T80। देख लो, ये भी देख लो। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की कोई रिएक्शन है तो कहा गया है कि अगर इस क्वेश्चन से तुम K की वैल्यू निकालो पहले कंडीशन के लिए, तो ये होगा 2.303/T40 और यहाँ पे आ जाएगा log, परसेंटेज में है तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100 लेते हैं, और 40% T40 यानी कि 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो बची कितनी है 100 - 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि T40% का मतलब कि 40% कंप्लीट हुई है, यानी कि 40% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पे जो 80 होता है वो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट लेते हैं, तो बचा हुआ अमाउंट 60 हो गया, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन हो गई 1। अगर यही चीज़ हम लोग 80 के लिए निकालें तो सेम होगा 2.303/T80 और यहाँ पे लिखेंगे log, फिर परसेंटेज में है इनिशियल 100, 80% कंप्लीट हो गई है, तो बचेगा कितना बेटा 20, और ये हो गया सेकंड। अब ये एक ही रिएक्शन के लिए आपने दो अलग अलग कंडीशन में K की वैल्यू निकाली है,
तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम होगी, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। और यहाँ पे आपको T40 की वैल्यू आप दे रखा है 10, तो कैसे कर लेंगे, 2.303/10 log, ये कितना हो जाएगा बेटा, 5/3, और ये बराबर हो जाएगा इसके 2.303/T80 log, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम लिखोगे 1/10 log 5 माइनस log 3, और इधर हो जाएगा 1/T80 log 5। अब log 5 और log 3 की वैल्यू रख देंगे तो T80 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो रिएक्शन से हम आपको एक थोड़ा सा अलग फार्मूला वही है, बस आपको एक थोड़ा सा ट्रिक टाइप का हम बता दें कि अगर कभी आपसे x या कहो Tx% पूछा जाए, Tx%, मतलब x% कंप्लीट होने में लगा टाइम रिक्वायर्ड इन x% कंप्लीशन। x% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगा टाइम आपको निकालना है, तो आप डायरेक्ट लिखना T बराबर 2.303/K log 100, और यहाँ कर देना 100 माइनस x, ठीक है। इसी तरीके से अगर x फ्रैक्शन के लिए आपको टाइम पूछा जाए, यानी कि Tx फ्रैक्शन पूछा जाए, तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से लिया जाता है, ये Tx% है, और यही Tx फ्रैक्शन पूछा जाए तो कोई चेंज नहीं है, बस 2.303/K परसेंटेज में पूछेगा तो इनिशियल 100, और जितना परसेंट पूछा है उतना 100 में से माइनस हो जाएगा। फ्रैक्शन में पूछेगा तो 1, और 1 में से वही x माइनस हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले आपको ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल में आपके हेल्प करेंगे कि x% डिकम्पोज होने में या डिसइंटीग्रेट होने में कैसे टाइम निकालेंगे, तो ये फार्मूला वहाँ आपको बस k की वैल्यू रखनी हो, और x फ्रैक्शन के लिए ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद हमको थोड़ा सा देखना है, हाँ बेटा, अब इसी में एक दो छोटे छोटे से और कॉन्सेप्ट हैं, जरा फर्स्ट आर्डर के लिए ही उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट है कि फर्स्ट आर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। अभी तक तो हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सॉल्यूशन के लिए किया है, कंसंट्रेशन दिया गया होगा, अमाउंट दिया गया होगा, ग्राम दिया गया होगा। अभी अगर ये गैसियस फेज रिएक्शन है तो उसके लिए हम फिर ये कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे फर्स्ट आर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही है और फर्स्ट आर्डर की है तो उसका हम लोग कैसे करेंगे। देखो हमने आपको बताया था बेटा कि PV = nRT से जो P होगा वो प्रोपोर्शनल होगा C के।
और फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग कंसंट्रेशन का रेशियो लेते हैं। तो जहाँ जहाँ आप कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग कंसंट्रेशन या अमाउंट रख के करते थे तो के का क्या फार्मूला आता था, यह आता था 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट माइनस एक्स, या इसी को हम लोग बोलते थे के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। और इसमें ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था और ए नॉट माइनस एक्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी था, या इसी चीज़ को हम लोग एटी से भी रिप्रेजेंट कर देते थे। अब ये सारा कैलकुलेशन हम लोग कंसंट्रेशन या अमाउंट के लिए करते थे। अब अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर रखना है तो फार्मूला बिल्कुल यही होगा, ये हो जाएगा K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग, अब ए नॉट के जगह पे पी नॉट लिखेंगे और ए माइनस एक्स की जगह पी टी लिखेंगे। तो गैसियस फेज के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। मतलब समझ लें, पी नॉट इज़ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट जब टाइम ज़ीरो, या इनिशियल प्रेशर, और पीटी क्या है बेटा, पीटी है पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पीटी का मतलब समझ में आना। अगर ये चीज़ समझ में आ गया कि ये पीटी है क्या, रिएक्टेंट का ही प्रेशर है आफ्टर टाइम टी, तो बस ये अब आपको पार्शियल प्रेशर के केस में इस फार्मूले के जगह ये फार्मूला यूज करना है। अब करना कैसे है ज़रा ये देखते हैं। तो इसके लिए हम कोई एक एग्जाम्पल ले लें, एक जनरल एग्जाम्पल लेके चलें कि कोई एक गैसियस फेज रिएक्शन है। देखो क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, हम क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं कि फॉर ए गैसियस फेज रिएक्शन, और रिएक्शन दिया है 2A गिव्स 2B प्लस C, और ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, और ये भी गैसियस है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, इफ़ इनिशियल प्रेशर ऑफ reactant is P naught and after time t total pressure of reaction mixture, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज़ पीटी। ध्यान देना बेटा, ये पीटी और ये पीटी इज़ पीटी, देन फाइंड द रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो आप ये पूछ रहे हैं कि के का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। चलो देखते हैं। हमको तो ये पता है
कि ये फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन है। रिएक्शन क्या हो रही है, 2A गिव्स 2B प्लस C और T बराबर 0 पे इसका पार्शियल प्रेशर था P0, ये कितना था 0, ये था 0 और किसी टाइम T बराबर T पे इसका नाम होगा PT और ये बराबर होगा बेटा P0, ये 2 है तो माइनस 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, शुरुआत में सिर्फ A ही था, रिएक्टेंट था, तो इसी के वजह से प्रेशर होगा, तो टोटल प्रेशर इसी का होगा, ये दोनों नहीं थे। अब समय के साथ ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने का रेशियो है 2:2:1, तो अगर इसका 2x टूटता है यानी कि इसके प्रेशर में 2x की कमी होती है तो B के वजह से 2x प्रेशर बढ़ जाएगा और C के वजह से 1x प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर PT कितना होगा, ये होगा P0 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। भाई इतना प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर A के वजह से, B के वजह से पार्शियल प्रेशर 2x है और C के वजह से पार्शियल प्रेशर x है, तो गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P0 प्लस x और ये होगा PT। अब आपको PT की वैल्यू दी गई है, P0 की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, PT माइनस P0। अब एक बार आपने x की वैल्यू निकाल ली और फार्मूले में हमको रखना क्या है, PT रखना होता है, तो PT में P0 तो हमको पता है, x नहीं पता है, तो x यहाँ रख देंगे, तो PT बराबर हो जाएगा P0 माइनस 2 और x के जगह पे रखेंगे PT माइनस P0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P0 माइनस 2 PT प्लस 2P0, P0 और 2P0 तो ये हो जाएगा 3P0 माइनस 2PT, ये आ गया ये वाला PT। अब ये PT आ गया तो अब कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले में रख दो। हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है K इक्वल्स 2.303 अपॉन T log P0 अपॉन PT और आप PT की वैल्यू निकाल लिए हैं, तो K बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन T log P0 और यहाँ पे आ जाएगा 2P0 3P0 माइनस 2PT। तो ये आ गया एक्सप्रेशन किसके लिए, K के लिए। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक छोटा और होता है, वो होता है ग्रोथ। जैसे हमने कहा था आपको शुरू में ही कि बैक्टीरिया या पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है या डीके होती है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो डीके का तो यही चलेगा, लेकिन जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ में पॉपुलेशन बढ़ेगा। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या बैक्टीरियल ग्रोथ, जैसे मान लो किसी टाइम पे बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है A0, ठीक है, और ये T बराबर 0 पे है A0 और T बराबर T पे ये बढ़ के कुछ तो बढ़ जाएगा प्लस x हो गया। तो आप इसके लिए रेट देखेंगे तो आपने कहा अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट हमेशा जिस टाइम पे निकालते हैं उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो A0 प्लस x हो जाएगा, यानी कि dx अपॉन dt ग्रोथ के केस में होगा
ए नॉट प्लस एक्स। समझ लो, जब डीके हो रहा था तो यही रेट आता था कि ए नॉट माइनस एक्स, और कोई फर्क नहीं है। डीके होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते थे तो फार्मूला आ जाता था के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, अब उसी तरीके से बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ले आएंगे, सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे के आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग, अब ए नॉट प्लस एक्स आ जाएगा। बस आपको इतना समझना है कि डीके के केस में यहाँ पे माइनस होता था और ग्रोथ के केस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसके अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है बेटा? चलो, थैंक यू।